देखिए अभी तक हमने त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और उस पे जो भी कंसेप्ट थे, जितने फॉर्मूलेज थे, उस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए। आज हम देखते हैं उनके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना। तो वो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या क्या हैं उस चीज़ को हमको समझना है। तो उसके लिए हमारे पास एक नया चैप्टर स्टार्ट है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये उसके एप्लीकेशंस है, अनुप्रयोग है, ठीक है। इसमें हमको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, दो चीज जानना बहुत जरूरी है। मतलब कौन कौन सी चीजें? तो एक है हमारे पास उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक दूसरा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये दो चीज जानना जरूरी है कि उन्नयन कोण किसको कहेंगे, ठीक है, और अवनमन कोण किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा अपन एक कंडीशन यहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई पर्सन है ना, कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर। अब ये मान लो कि ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। इसने इसे देखा तो पहले इसकी नज़र कैसी होगी, तो ये इस तरह पे होगी, इस तरह से, ये इसकी छवि थी, ठीक। जब उसने उसको देखा तो वो क्या करेगा, अपनी नजरों को, जैसे ये इस तरह से अभी ऐसे देख रहा है वो, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, क्षैतिज हुआ, ठीक, इस तरह से देखा। और जब वो छत पर ये कोई बंदा, बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के रूफ पर कोई उसका दोस्त है, इस पर्सन का, इसको अपन ए नाम दे देते हैं और इस पर्सन को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो ए है, ए पर्सन का कोई दोस्त कहाँ पर है, बी पर है, तो वो क्या करेगा, उसे, जैसे ये है तो इस तरह से उसने ऐसे उठाया, अपनी नजरों को इस तरह से उठाएगा। पहले देखिए इसको समझना होगा, ये अभी ऐसे है ना, इस तरह से देख रहा है, और अब जब अपने दोस्त को देखेगा तो ये इस तरह से उसको अपनी नजरों को उठाएगा, ठीक है ना। जब वो ऐसे अपनी नजरों को उठाएगा तो ये जो कुछ एंगल बन रहा है, देखिएगा बन रहा है ये एंगल, है ना, ये वाला जो एंगल बना, ये बीच वाला, है ना, ये जो बीच वाला एंगल बना, इसको अपन ऐसे इस तरह से समझते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, ये यहाँ से, ये वाला, ठीक, ये जो एंगल बनेगा, मतलब ये कैसे देखेगा, इसको इस तरह से देखेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बना, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे इसको, उन्नयन कोण, ठीक। अच्छा, अब जब इसने इसको पुकारा या हाय बोला, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा, पहले ये कहाँ देख रहा था, इस डायरेक्शन में, ये इसके लिए क्षैतिज ये हुआ, ठीक है ना, ये क्षैतिज हुआ ये, ठीक। उसकी नजर कहाँ जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इधर कहीं जा रही होगी, इधर कुछ देख रहा होगा। जैसे ही इसने इसको हाय बोला तो ये क्या करेगा, अपनी नजरों को, अभी ऐसे जा रही है, अब ऐसे झुकाएगा, ये हमको बात समझ में आ रही। तो उसने क्या किया, अपनी नजरों को, अभी ये ऐसे देख रहा था, उसने ये इतने एंगल क्या हुआ, अपनी नजरों को झुकाया। क्यों, किसको देखना था, तो अपने फ्रेंड को देखना था उसे, किसको, बी को, अपने फ्रेंड को, ए को देखना था और उसे हाय कहना था। तो उसने क्या किया, अपनी नजरों को झुकाया। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला है ना, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि उसने उसको झुकाया, अवनमन, है ना, तो उसने क्या किया, इसको हम क्या नाम देंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये नाम देंगे, ठीक है। अब एक और एकदम इसमें कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि यदि दो क्षैतिज रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यकछेदी रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मतलब टू पैरेलल अपने पास समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद ऐसे करती है,
सेकंड। देखिए एक तिरक सीधी रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। और ये कोण, इधर ध्यान दो, ये आपको भी पता होना चाहिए, ये वाला कोण क्या बोलते हैं, अपन इसको एकांतर अंतः कोण। और ये कोण जितना भी होगा, मान लो ये कोण बीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, बीटा। दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी दिख रही है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिस्थिति समझ में आ गई। तो उन्नयन कोण ये देखो, ये उन्नयन कोण हुआ, जिसमें हमने क्या किया, अपनी नजरों को इस तरह से उठाया और ऊपर की ओर देखा। ठीक है, और ये अवनमन कोण आप देख रहे हैं, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण हैं। और यहाँ पर ये दोनों कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। और एकांतर अंतः कोण है तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। बट कई बार क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको बताया है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, कि क्वेश्चन में आपको सीधे बोल देगा कि इसका उन्नयन कोण इतना है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस कोण की बात चल रही है। बस समझ में आ रही है। और उन्नयन कोण बोला तो आपको इतना भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति कहाँ होगा, या तो आप जमीन पर होगा, ठीक है, अर्थ पर होगा, ठीक है, और अर्थ से किसी बिल्डिंग को देख रहा होगा, उसकी खिड़की को देख रहा होगा, या किसी चीज को देख रहा होगा। तो चूंकि उसने उसको देखने के लिए उसको अपनी नजरों को क्या करना होगा, उठाना होगा, है ना, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी यदि उन्नयन कोण बोला। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो बिल्डिंग हो, ये एक बिल्डिंग है अपने पास, ठीक है, और ये दूसरी बिल्डिंग है, ये एक बड़ी बिल्डिंग है और एक छोटी बिल्डिंग है। तो हो सकता है छोटी बिल्डिंग का जो पर्सन है वो बड़ी बिल्डिंग के पर्सन को देख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा उन्नयन कोण में जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर होगा या जो भी अपने पास जिससे कोण बन रहा है, वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा, किसके, जिसको वो देख रहा है। ठीक है, और यदि अवनमन कोण की बात आती है, यदि किसी ने कहा कि भाई ये अवनमन कोण है, तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर देखेगा। हमेशा याद रखना कि वो पर्सन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अवनमन कोण में अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनेगा कि वो पर्सन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, या वो खिड़की होगी, या वो ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीजें बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, बस ये इसके लिए ये एक इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें क्या कहेगा, तो आपको क्या करेगा, या तो इसका मान दे देगा, इस कोण का मान दे देगा, थीटा जो भी है, ठीक है, और एक भुजा का मान दे देगा। ठीक है, क्या करेगा वो, एक कोण का मान दे देगा, इसका मान दे देगा, बोलेगा कि ये निकालिए, या इसको मान लीजिए सीढ़ी बना दिया उसने, ये यहाँ पे एक खिड़की हो सकती है, यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसने एक सीढ़ी का प्रयोग किया, सीढ़ी हमेशा कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी, बोला सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बोल सकता है कि नहीं। तो वो उसको निकालने के लिए आपको क्या दे दिया जाए, तो बोले उसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये अपने पास क्या है, मान लो ये कोई पेड़ है या कुछ भी अपन ले सकते हैं, बिल्डिंग है, पेड़ है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी इतनी है आपको, और इसका उन्नयन कोण इतना है, और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आपको दो वैल्यू देगा, दो मान आपको देगा, या तो आपको उन्नयन कोण देगा या अवनमन कोण देगा, और एक भुजा का मान दे देगा, दूसरी भुजा का मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको पता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब एक भुजा हो गई और कर्ण दूसरी भुजा हो गई, और ये थीटा हो गया। तो इसमें से हमको केवल क्या चाहिए, दो के मान चाहिए, तीसरा हम निकाल सकते हैं। बस समझ में आ रही है, या तो थीटा दे दे तो हम और लंब दे दे तो हम कर्ण निकाल लेंगे, या कर्ण दे दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो हमको मान देंगे और उसमें से हमको तीसरा मान निकालने को कहा जाएगा। तो सारे के सारे प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है, यही ऊंचाई और दूरी का बेसिक कंसेप्ट है। अभी क्लियर है? ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे कहाँ आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, फिर से देखिए समझ में आ गया, उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक मीनार कैसा होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा, ठीक। अब मीनार क्या बोलता है, किसी बिंदु से 90 मीटर दूर, मतलब एक हम ये बिंदु ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, ए मैंने नाम दे दिया बिंदु को, ठीक है। इससे 90 मीटर की दूरी पर अपने पास एक मीनार है, ये अपना मीनार हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से रह करके हमने इसका उन्नयन कोण, ये शिखर है हमारा मीनार का, ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना बोला उसने, 30 डिग्री, ठीक। तो देखिए फिर से मैंने आपको क्या कहा था, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मीनार कि ये किसी बिंदु से, देखिए जमीन पर, ये जमीन है हमारे पास, ये जमीन हम मान लेते हैं, ठीक है, उसको हमने क्षैतिज मान लिया, तो हमारे पास ये ड्राइंग बन गई, ये ड्राइंग बन गई। अब ये हमारे पास क्या है, देखिए ये मीनार है, तो ऑब्वियसली वो समकोण त्रिभुज पर होगा, ठीक। अब ये ड्राइंग बन गई, अब इससे हमको इजीली समझ में आ गया, हमको क्या दिया, एक कोण दिया है, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है हमको, ये एच हाइट, क्लियर है। तो अब अपने दिमाग में एक चीज आपको दिमाग में लानी है कि भाई हमको कौन कौन सी दो भुजाएं दी हुई हैं, कौन कौन सी दो भुजाएं दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, तो ये वाला कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये वाली भुजा आधार होती है, ये तो कर्ण होगी, होगी डेफिनेटली होती है। तो ये अपने पास लंब और आधार के बीच कौन सा रेशियो है, त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा रेशियो है जो लंब और आधार के बीच अपन को रिलेशन बताता है। तो हमारे पास दो हैं, दो ऐसे रेशियो है हमारे पास, 10 लंब बटे आधार है ना, और cot, ये आधार बटे लंब, ये हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसके क्या पहचानेंगे, रेशियोज को आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम ये मान लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है, क्या दिया है भाई, कि किसी बिंदु ए से हमने क्योंकि मान लिया यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिंदु ए से बी की दूरी, या मीनार के पाद बिंदु की दूरी है ना, मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी कितनी दी हुई है, 90 मीटर दी हुई है, ठीक है, मीटर है। और क्या दिया है, तो हमने हमारे पास दिया है कि उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 90 अंश दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक। अब अतः है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हमारे पास तैयार हो गया। तो हम क्या लेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एक तो ये तरीका है कि दो हमने साइड देख लिया, उनके भी जो भी रेशियोज आ रहे हैं, तो आप उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, या tan लेंगे या cot लेंगे, भाई उसमें हमको थीटा का मान मालूम है और किसका मालूम है, आधार का मान मालूम है, लंब निकालना है। तो हम भाई देखो ये आधार का मान रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे, लंब अपने आप निकल जाएगा। बस समझ में आ रही। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो tan थीटा लगा देंगे, अतः tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, या कुछ भी, ठीक है। लेकिन और एक तरीका इसका है कि हम क्या करेंगे, अज्ञात बटे ज्ञात, ये चीज याद रखना। तो ये आपको रेशियोज दे देगा। अज्ञात क्या है हमारे पास, तो हाइट, मीनार की हाइट h, ज्ञात क्या है 90 डिग्री, सॉरी 90 मीटर, ओ सॉरी ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री। तो ये हमारे पास अज्ञात हो गया और ये ज्ञात हो गया। अब हमको मालूम है अज्ञात क्या है, तो लंब
और ये ज्ञात क्या है, आधार, लंब बटे आधार, है ना, ये क्या है, लंब है ना ये, और बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा की जगह क्या है, उन्नयन कोण हमको दिया हुआ 30, तो tan 30। ठीक, अब tan 30 का मान कितना होता है भाई, तो tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 90। अब मैं यहाँ सीधे गुणा कर देता हूँ, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू tan 30। अब tan 30 का मान हमको पता होना चाहिए, तो ठीक है, अब ये वैल्यूज में निकालना बता चुका हूँ, ठीक है, तो tan 30 का मान पता होना चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan 30 कितना होता है, 1/√3। अब आप लोग जानते हैं जो √3 है, रूट वाली वैल्यू को नीचे नहीं रखा जाता है ना, ये हमारा तो हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमल कर देते हैं, आंसर ये भी सही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मैंने क्या किया, 90 को कैसे देखा, 30 3 गुना 30, देखो अभी कितना लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, देखो 30 दिया 90। अच्छा, इस 3 को कैसा लिख सकते हैं अपन, 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसको अपन देखो, इसका मतलब ही क्या है, ये √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला, 3 मिला। तो हमने उसको उस तरह से लिख दिया, 3 को चेंज कर दिया लिखने का तरीका, क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू 30 हो गया, और ये अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 30√3 मीटर। ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई हम कैसे निकाल रहे हैं और किस तरह से हमको ये काम करना है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी मिल गई, 30√3 मीटर। क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, फिर से अपन ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोला, तो हमारे पास ये स्तंभ हमने बना लिया, ये हमारे पास क्षैतिज हो गया, ठीक है। के पाद बिंदु से, देखो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई ले लीजिए आप, ये हो गई 3h, ये स्तंभ की ऊंचाई होगी, ठीक है। के पाद बिंदु से इतनी मीटर दूरी पर कोई बिंदु है ना, हमने क्या लिया, कितनी, तो ये √3h, मतलब ये यहाँ कोई अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है हमारे पास, ठीक है। ये पाद बिंदु को हमने, इसको मान लीजिए a, पाद बिंदु को इसको हमने b मान लिया, इससे इतनी दूरी पर है कोई बिंदु, ठीक है ना, एक मीनार है, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, हमने ले लिया 3h मीटर, ओके, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि पाद बिंदु, ये हमारे पास पाद बिंदु हो गया, से 3√3h दूरी पर, √3h दूरी पर स्थित कोई बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण बोला मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कोण निकालना है। फिर से मैं, इसलिए मैंने पहले आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझाया था कि क्वेश्चन में हमको उन्नयन और अवनमन कोण के नाम से इंक्लाइन एंगल और डिक्लाइन एंगल, ये हो गया इंक्लाइन और ये यहाँ पर डिक्लाइन, इसको इंग्लिश में इंक्लाइन एंगल बोलते हैं और डिक्लाइन एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास, ये जो अपने पास कोण होगा, इस कोण को मुझे निकालना है। अब यहाँ पे कोण दिया नहीं है अपने पास, है ना, तो इस कोण को हमको निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, ये दोनों अपने पास दिए हुए, ये दोनों साइड दिए हुए, इसको मैंने a, इसको b और इसको हमने दिया c, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको निकालना ये है, फिर से वही बात, ऐसी कौन सी हमको, इस, ये हमारे पास एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में, या ये स्तंभ हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास जो दिया है, तो आप उसको बकायदा लिख देंगे, दिया है हमें, वो सारी चीजें लिखेंगे, मैं आपको पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, दिया है स्तंभ की ऊंचाई लिख लो। चलो आपको एक बार और लिखकर बता रहा हूँ, बाकी आपको फिर लिखना है, खुद ही लिखना है ना। स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है भाई, तो 3h मीटर। मैं हर क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, वो चीजें आपको भी लिखनी है, ठीक है। और पाद बिंदु से दूरी, बिंदु की, बिंदु बी ऐसे लिख देते हैं, बिंदु बी की स्तंभ के पाद बिंदु, है ना, स्तंभ के पाद बिंदु
ए से दूरी कितनी है भाई, √3 h मीटर। ये बस मीटर में दिया हुआ है, मीटर में तो मीटर में, यहाँ मीटर में, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ये दो चीज दी हुई है। फिर से हमको मालूम है, फिर से वही रिलेशन अज्ञात बटे ज्ञात वाला इसमें तो आएगा नहीं, तो हमारे पास हमको मालूम है कि अतः, हम सीधे सीधे लिखेंगे अतः भाई इसके और इसके बीच कौन सा रिलेशन, तो आप कॉट भी ले सकते हो, टेन भी ले सकते हो, जो आपको लेना हो, जो अच्छा लगता है। तो हम क्या लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे लंब बटे आधार। आधार हमारे पास ये क्या है, ये एंगल निकालना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब बटे आधार, आधार कितना है भाई, √3h, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको मैंने क्या किया, h से h कैंसिल, और ये 3 को मैंने कैसे लिखा, √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, √3। अब ये √3 वैल्यू कब आती है, तो हमको मालूम है tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, और √3 को क्या लिख सकता हूँ, tan 60 लिख सकता हूँ, tan 60। तो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, काट मत देना, तो गणित मतलब मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया बोध हो गया है ना। आपको क्या करना है, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बाय कंपैरिजन थीटा इज इक्वल टू 60। सो हमारे पास एंगल उन्नयन कोण कितना मिल जाएगा इसमें, 60। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा भी हमको दे सकता है, दो साइड हमको दे दे और बोला कि उन्नयन कोण निकालो, हो सकता था इसमें अवनमन कोण भी पूछ सकता था। सो कुछ भी पूछ सकता है, ओके। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि बस आपको ये ध्यान देना है, और उसका एक पिक्चर, रफ पिक्चर ड्रॉ कर लोगे तो और इजी हो जाता है वो, क्लियर है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मस्त क्वेश्चन है, मजेदार है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं पहले ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश का है, ठीक। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या स्थिति बन रही है भाई, पतंग क्या आप ऐसे उड़ाओगे, ये पतंग है यहाँ पर, तो पतंग कैसे उड़ेगी, इस तरह से पतंग है, तो भाई पतंग ऐसे तो नहीं उड़ेगी, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। लेकिन उसने क्या कहा कि पतंग की, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भूमि, पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। ये जो पतंग है, ये इसका एक छोर अपन क्या मान लेते हैं, ये जो है ये इस तरह से हम मान लेते हैं, ये इस तरह से, ये भूमि पर कोई एक बिंदु अपन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये पतंग है ऑब्वियसली, और ये अपने पास एक खूंटी यहाँ पे हमने गाड़ा, ठीक है। वहां से ये डोरी तनी हुई है, ये तनी हुई डोरी है, और ये पतंग यहाँ पर है, और उसकी ऊंचाई उसने कितनी दी हुई है, 60 मीटर दी हुई है। बस समझ में आ रही, ये 60 मीटर दी हुई है, और इसका कोण, इस खूंटी पे बंधा हुआ है, इसका झुकाव जो है वो कितने अंश का है, 30 अंश का बोला उसने। इस डोरी का झुकाव कितना बोला है, 30 अंश का। ये हमको दिया हुआ है, और हमको ये निकालना है कहाँ से, तो ये जो खूंटी है, खूंटी से पतंग, मतलब सीधी सी बात है, हमको निकालना क्या है, देखो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो जो दिया है मैंने वो कर दिया है। ये क्या है हमारे पास, पतंग है, ठीक है। और भूमि ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ से इसकी ऊंचाई 60 मीटर, ये हमको दी हुई है। हमको क्या निकालना है, जिसको हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी, ठीक। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, ये डोरी पूरी तरह से तनी हुई है। एक्चुअली वो एग्जैक्टली यदि अपन प्रैक्टिकली देखें तो डोरी जो होती है बहुत काफी दूर हो, पतंग काफी दूर हो, तो ऐसे झुकाव, उसमें डोरी में ऐसे झुकाव होता है, वो स्थिति ऐसी आती है, ऐसी करके आती है। यहाँ पे पतंग होता और यहाँ पर ये स्थिति ऐसी बनती है। लेकिन उसने क्या मान लिया कि ये डोरी कैसे है, मान लो कि ये डोरी पूरी तरह से तनी हुई है ना। तब क्या बोल रहा है कि डोरी की लंबाई निकालिए, ठीक। तो डोरी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो फिर तो वही बात आ रही है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं। चलिए सॉल्यूशन अपन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण। देखिए एंगल, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो देखिए, ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा में हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, फिर कभी मैंने आपको बोला था ज्ञात बटे ज्ञात, तो ये अपन यहाँ पर पूरा ले लेंगे कि भाई पतंग की ऊंचाई, माना पतंग या दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, झुका हुआ, मतलब ये दूरी जो है भूमि के यहाँ पे जो खुटी है उससे झुकाव जो है दूरी का, वो कितना है 30। तो ये सब लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे ज्ञात, ये आपको क्या दे देगा, आपको क्लियर दे देगा कि भाई हाँ ये वाला रेशियो यहाँ पे लगेगा। तो अज्ञात क्या है हमारे पास, कर्ण, इसका मान निकालना। ज्ञात क्या है हमारे पास, लंब, और कर्ण बटे लंब क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कर्ण कितना है, हमको नहीं पता था, हम उसको नाम वो दे देते BC, ये कर्ण है ना BC, मैंने नाम दे दिया है ABC, ठीक है। और लंब क्या है हमारे पास 60, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कोसेक कितना 30, तो हमको मालूम है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 साइन 30। तो साइन किसका उल्टा होता है, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/कोसेक 30 लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/2। सो इसको यदि मैं उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, अर्थात कोसेक 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ये मिल गया हमको। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और निकालते भी आना चाहिए। यदि साइन की वैल्यू याद है तो कोसेक निकाल सकते हो, यदि कोसेक की याद नहीं है तब की स्थिति में मैंने आपको ये बताया, यदि कोसेक की वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि करके आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये चूंकि करके कोसेक 30 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये BC इज इक्वल टू व्हाट 60। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 60, ये आपकी क्या हो जाएगी, अतः तनी हुई डोरी की लंबाई, बकायदा लिखेंगे तनी हुई डोरी की लंबाई कितनी होगी 120 मीटर होगी, इस तरह से लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात है, ये उन्नयन कोण क्या होता है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझना बात, मैं जो बोल रहा हूँ है ना, देखिए कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला है, इसको मैंने नाम दे दिया θ1, और ये वाला है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ θ2, ये पूरा है ना, ये पूरा, और एक ये वाला है। देखिए ये हमारे पास कोई मीनार है या कोई भी अपने पास ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिए उन्नयन कोण थीटा, और ये वाला पूरा, ये वाले इसको मैंने क्या बोल दिया θ3, ये θ1 है, कौन सा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, इसको मैंने h1 बोल दिया। ये θ2 है, ये पूरा एंगल, ये भी तो उन्नयन कोण है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये मैंने इस ऊंचाई को h2 बोल दिया, इधर ध्यान दो।
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये θ3 है, ये वाला, ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी h3, है ना। तो देखिए यदि उन्नयन कोण छोटा है तो ऊंचाई भी कम है, उन्नयन कोण बड़ा है तो ऊंचाई भी ज्यादा है, उन्नयन कोण और बड़ा है तो ऊंचाई और बढ़ गई। मतलब हम ये जानते हैं कि h1 इज लेस देन h2 इज लेस देन h3। तो सबसे बड़ा क्या है, h3, और h3 बड़ा है, मतलब सीधी सी बात है यार कि आप ये यदि छोटा, ये एंगल छोटा होगा, कोई भी एंगल छोटा होगा तो एंगल छोटा होने से उनकी जो ये ऊंचाई जो होगी उससे रिलेटेड ये ऊंचाई जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। भाई सीधी सी बात है, ये एंगल जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो ये वाली ऊंचाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस समझ में आ रही। तो इससे देखिए यहाँ पर दो उन्नयन कोण दिए हुए, उन्नयन कोण 30 किसका, भवन का, ठीक है, और स्तंभ का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60। किसका उन्नयन कोण ज्यादा है, उन्नयन कोण किसका ज्यादा है, स्तंभ का, है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ 2 पॉइंट ले रहा हूँ। ये अर्थ पे 2 चीज बनी हुई है, कौन कौन सी चीज बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 2 चीज बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा भवन और ये स्तंभ, मैं अभी ये यहाँ पर स्तंभ, ठीक है। हमने क्या किया, स्तंभ के पाद बिंदु से हम यहाँ देख रहे हैं तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, हमने बोला 30 अंश का बना, और हम भवन के पाद बिंदु से देख रहे हैं तो ये 60 अंश का बन रहा है। 60 अंश का बन रहा है मतलब देखो ये उन्नयन कोण यहाँ छोटा है तो ऑब्वियसली भवन की लंबाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, छोटी, और वो कितनी दी हुई है, 15 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, ऊंचे भवन को बोला है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, चूंकि इसका उन्नयन कोण ज्यादा है तो स्तंभ, अब ऑब्वियसली स्तंभ की जो ऊंचाई होगी वो ज्यादा होगी, इससे भवन से। देखिए ये कोण यदि मैं इसको 30 लेता तो ये यहाँ पे आता, देखो ये ऐसे हो जाता है, इसको ऐसे ले लेता, ये 30 बनता, ठीक है। लेकिन हमको ये मालूम हो गया, क्यों, कैसे पता किया हमने, इस कोण से पता किया, ये उन्नयन कोण ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये हमने निकाल दिया। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसका हमने कहा भवन के पाद बिंदु, वही बोला उसने, देखिए किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, हमने स्तंभ के पाद बिंदु से इसको देखा, किसके शिखर को देखा, इस भवन के, तो ये हमारे पास भवन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, स्तंभ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये भवन है, इसके शिखर की जो अपने पास उन्नयन, शिखर का उन्नयन कोण है किसके, स्तंभ के पाद बिंदु से 30 है और भवन के पाद बिंदु से कितना है, 60 है। तो ऑब्वियसली हमको एक चीज तो समझ में आ गई उन्नयन कोण से, कि अभी जस्ट हमने देखा उन्नयन कोण जितना ज्यादा होगा उसकी ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी, अर्थात हम ये स्तंभ की ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, बट खैर अभी अपन एक ही तरीका ये यूज करते हैं। चलिए देखिए हमारे पास, मैं नाम दे रहा हूँ इसको A B C और इसको मैंने नाम दे दिया D, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन, तो क्या क्या दिया हुआ है वो सारा कुछ आप क्या करेंगे, यहाँ दिया है में लिख देंगे, दिया है ना, दिया है, उसमें आप सारा कुछ लिख देंगे यहाँ पर, है ना, जो कुछ भी है। मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, इस भवन की ऊंचाई दी हुई है, तो हमको ये निकालना, यदि हम ये निकाल लेते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं। देखिए ये इस ट्रायंगल से कौन सा, ABC, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें इसको अपन निकालते हैं, किसका, ABC, और हमको क्या निकाल सकते हैं, फिर हम स्तंभ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, स्तंभ की ऊंचाई को हम h मान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, इसको मैंने क्या मान लिया, तो इसको मैंने मान लिया x मान लिया, मान लो x, या AB भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपकी मर्जी, आप AB चाहे तो AB लिख सकते हो, x मान लो तो x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज को मैं लेता हूँ, कौन सा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज ABC में, फिर तो वही अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे ज्ञात करूंगा। तो अज्ञात क्या है हमारे पास, AB, है ना, और ज्ञात क्या है, BC, और AB क्या है हमारे पास, तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये सामने वाला लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है, चलिए बताइए,
आधार बटे लंब क्या कॉट। थीटा की जगह कितना है 30, तो 30 लिख दिया हमने। भाई थीटा होता है यहाँ पे तो हम थीटा लिखते, 30 है तो 30 लिख दिए। इसी एंगल के लिए तो ये अपने पास आधार हुआ और ये लंब हुआ, तो cot 30 ठीक है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अज्ञात क्या है तो ये AB की वैल्यू को हम क्या मान कर चले x अपॉन व्हाट 15, और इसका मान हमको पता है cot 30 का मान कितना होता है, क्या हो जाता है √3। cot 30 का मान कितना हो जाता है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि इधर अभी और आगे मुझे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ cot 30 की वैल्यू अपने पास चूंकि करके आप लिख सकते हो cot 30 इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो ये हमने √3 रख दिया, तो x अपॉन 15 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे 15√3 मीटर हो गया। मीटर में ही चल रहा है ना सब, ठीक। ये हमको क्या मिल गई x की वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 15√3। अब ये हमको मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे नाउ। अब त्रिभुज कौन सा ले लें, ABD ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, फिर से अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे ज्ञात। ये आपको क्या सीधे रेशियो दे देगा, आपको टेंशन नहीं लेते, टेंशन नहीं होगी है ना। तो अज्ञात क्या है हमारे पास h, ज्ञात क्या है x, मतलब कितना 15√3 है ना। और ये हमारे पास अज्ञात कौन सी है, देखो इस एंगल की बात करेंगे अब हम। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो मतलब हमारे पास ये क्या है अज्ञात क्या है लंब, ये हमारे पास क्या है लंब, और ये वाला क्या है आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा रिलेशन देता है अपन को, है ना। ये देखो ये हमको देता है 10, और 10 कौन सा 60, यहाँ लिख देता हूँ 10 60, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ये 10 60 हो गया, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए 10 60 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे h अपॉन 15√3। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। 10 60 इज इक्वल टू √3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा h अपॉन 15√3। अब h इज इक्वल टू मैं निकालना चाहूँगा, तो h इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15√3 इंटू √3। अब हमको ये भी मालूम है, अभी 2-3 बार हमने यही चीज़ देखा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 इंटू 3, 15 किया 45 मीटर। तो इस स्तंभ की लंबाई कितनी हो गई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 45। इस तरह से हम निकालेंगे, बस में तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमको क्या करना होगा इसमें, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा वैसा क्या कर दीजिए ड्रॉ कर दीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट में स्तंभ की लंबाई निकाल सकता था क्या, नहीं, क्योंकि मेरे पास केवल क्या था एंगल था, ना तो इस भुजा का मान मालूम था ना कोई। तो मुझे क्या करना था, इनमें इस ट्रायंगल के लिए मुझे कोई ना कोई एक भुजा की लंबाई मुझे चाहिए थी, एक भुजा का मान चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ये जो दिया हुआ था इसमें हमको भवन की लंबाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई दी हुई है, तो ये दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, हम इसको निकाल सकते थे। और यही जो है ना, ये इस ट्रायंगल की एक भुजा हमको मिल गई, तो ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और आपको करना है सारे क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, दो मीनारों की, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। तो अपन ये एक मीनार ए जगह पर है, यहाँ पर मैंने बी ले लिया, ये दूसरा मीनार है ना। इनके बीच क्षैतिज दूरी कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, दूसरी मीनार के शीर्ष, मतलब ऑब्वियसली दूसरी मीनार छोटी होगी, यहाँ के मैं शीर्ष से देख रहा हूँ, यहाँ के शीर्ष से देख रहा हूँ, तो प्रथम मीनार का उन्नयन कोण ऑब्वियसली देखो प्रथम मीनार है,
तो ऑब्वियसली प्रथम ये यहाँ के शीर्ष से देखूंगा तो इसका उन्नयन कोण बोलता है कितना है 30 अंश का। ये उन्नयन कोण अपने पास बन रहा है 30 अंश का, ये है ना। और क्या बोला है से शिखर का उन्नयन कोण, तो एक बात तो क्लियर होगी, ये पहली मीनार है और सॉरी कौन सी 35 दूरी किससे देख रहे हैं, दूसरी मीनार के शीर्ष से, मतलब ये पहली मीनार हो गई, इसको मैंने एक नाम दिया, ये दूसरी मीनार। दूसरे मीनार के शीर्ष से हम देख रहे हैं तो दूसरे मीनार मतलब पहली मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, देखो बेटा एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पहला जो दूसरा मीनार है वो छोटा है और पहला मीनार बड़ा है, तभी तो हम इसके शीर्ष से देख रहे हैं। तो इसका जो उन्नयन कोण है हमको कितना मिल रहा है, ये 120 है, तो ये भी कितना होगा 120, क्योंकि भाई दोनों मीनार ऐसे तो नहीं होंगे, मीनार जो खड़े होंगे तो सीधे ही खड़े होंगे ना, ऐसे तो नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे, मतलब ऐसे हो गए होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो दोनों मीनार कैसे होंगे, तो भाई ये जितनी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इसके बीच जितनी दूरी होगी, तो मैंने ए बी इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है कि ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, इसकी उन्नयन कोण 30 है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई इसकी ऊंचाई उसने दे दी, मतलब ये हमको दे दिया 40 मीटर। तो ऑब्वियसली देखिए ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ये आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, 40 मीटर, ठीक है भाई। ये 40 है, ये भी कितना होगा 40। आयत का हमारे पास मान रेक्टेंगल का जो अपने पास प्रॉपर्टी हो तो जानते हैं ना अपन, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, होता है कि नहीं होता। तो भाई ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, में ये दूरी तो मिल गई, हमको सिर्फ निकालना क्या है, तो ए बी सी डी हमने इसको नाम दे दिया ये। तो अब क्या निकालना है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोलता है, तो हमको ये निकालना है और ये निकाल करके इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको पहले मीनार की कुल ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एंगल ये तो हमको दे दिया है, देखिए ये 30, ये उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, ये वाला साइड भी दिया हुआ है, ये भुजा भी दी हुई है। तो देखिए हमको निकालना ये है, तो आधार भाई इस त्रिभुज पे भी अपन ने पहले तो हल करेंगे, मैं आपको दिया है आपको लिखना है क्या क्या दिया है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं सीधे लिखूंगा किससे, त्रिभुज सी डी ई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में फिर से अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे अज्ञात क्या है h और ज्ञात क्या है सी डी, है ना। तो हमारे पास क्या है लंब बटे आधार, यदि मैं इस कोण के लिए लूँ तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और लंब बटे आधार क्या होता है tan कितना 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, तो tan 30 इज इक्वल टू व्हाट h अपॉन सी डी व्हाट 120, ठीक है। फिर हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, तो भाई चूंकि आप लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू व्हाट 1/√3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/√3, ये हो गया h अपॉन 120, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। फिर से इसको इसके पहले जो 90 में हमने किया था वही काम अभी करते हैं, तो 3 × 40 कर देता हूँ देखो 120 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 40, 3 क्यों ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ये हटाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीपल करना है। तो 3 का 3 में कितने का गुणा करेंगे 120 आ जाए, तो वैसी सी बात है 40 का गुणा कर दो 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये अपने पास इस 3 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, एकदम सिंपल है। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए यदि आप लोग 10th क्लास में है तो, ठीक है। 3 को अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली हाइट कितना मिला, तो हमारे पास हो गया 40√3, मतलब 40√3। अच्छा ये अपन को क्या मिला है, ये किसका मान मिला अपन को, ये मिला। निकालना क्या है हमें, तो मीनार एक की ऊंचाई मतलब EA निकालना है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ऐसे लिखेंगे, प्रथम अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई
ये तो अभी क्या निकली हुई है, केवल ये निकला हुआ है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, ई ए, ऊंचाई कितनी है, ई ए, और देखिए ई और ये ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी ई। क्या डायरेक्ट मैं लिख सकता था, आपको पता है ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको समझने के लिए, आपके समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40 प्लस 40 वर्गमूल हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालता हूँ, 40 कॉमन निकाल दूँ, तो 40 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3, यहाँ से 40 कॉमन निकल जाएगा, और 1 प्लस रूट 3 यदि आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई आपको मिल गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। देखिए यहाँ पर 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले व दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 व 60 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, अपन ये दो खंभे लेते हैं, ये एक खंभा हो गया और ये, दोनों की ऊंचाई कैसी है, दोनों की ऊंचाई कैसी है, बराबर। दोनों के बीच की दूरी कैसी है भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है। ये सड़क है हमारी, ठीक है, इसमें ये दोनों तरफ बिजली के खंभे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि दोनों खंभों का पहले व दूसरे का उन्नयन कोण, तो ये हम इसको पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना है, 30, और तो ऑब्वियसली ये जो बिंदु होगा भाई इससे ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर होना चाहिए लगभग। ये अपना कितना बनेगा, ये अपने पास बनेगा, दूर होगा तो सीधी सी बात है ये एक तरह से, ये हमारे पास ये कितना बना 30, और ये वाला देखिए ये यहाँ पे ये ज़्यादा, मतलब इसका स्लोप क्या है, वो ज़्यादा है, इसका स्लोप सॉरी इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास 60 बना दूसरे खंभे का, और ये कितना बना 30, ठीक है। ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं खंभा एक सिरा ये है, बी में दूसरा खंभा रखा हुआ है, और ये जो बिंदु स्थित है उसको अपन मान लेते हैं पी, ठीक है। यदि मान लो इन दोनों की बीच की दूरी को मैं यदि x मान लूं, तो बची वाली दूरी कितनी होगी, बची वाली दूरी कितनी होगी, अच्छा, दोनों की ऊंचाई कैसी है, ये भी h है और ये भी h, क्योंकि दोनों खंभों ऊंचाई कैसी है, समान ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई कैसी है, समान है, तो इसको h मानूंगा तो ये भी क्या होगा h। अच्छा, इसमें से ये जो बिंदु है इसकी दूरी P से B की दूरी मैंने x माना, तो बाकी दूरी क्या हो जाएगी, 40 में से x को घटा दो, बात समझ में आ रही है ना। यदि मैं इसको 10 बोलूँ, देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40, इसको 10 बोलूंगा तो बची वाली दूरी कितनी होगी 30, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 है। यदि इसको मैं 10 बोलता हूँ इतनी दूरी को, तो बचा वाला 30 होगा। यदि इसको मैं 25 बोलता हूँ तो बचा वाला 15 होगा, बात समझ में आ रही। तो स्वाभाविक सी बात है, जो यदि इसको x माना हूँ तो ये कितना हो जाएगा 40 से x, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे करना क्या होगा, तो भाई मुझे h निकालना और x का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, कौन से, इसको मैंने a b, इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं, और ये हमारे पास b। तो a p d भाई दिया है, तो दिया है में आप जो है हल करेंगे, हल करने में दिया है में आप पूरा का पूरा आप लिखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है आप इसको लिख देंगे सीधी सी बात। अब मैं इसके हल में आता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी डी, संपूर्ण त्रिभुज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर से हमको देखो ये है और ये, इन दोनों के बीच अपन को रिलेशन निकालना है। ये दूरी कितनी है 40 ऋण x, ये वाली, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से मैं आर्बिट्रली देखो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है tan, तो मैंने लिख दिया tan 30 इज इक्वल टू लंब क्या है h, अज्ञात बटे इसको अपन ज्ञात मान लेते हैं, तो 40 ऋण x ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan 30 मतलब व्हाट, √3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का क्या होता है अपने पास
तो 1/√3 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, h/40 माइनस x। यदि मैं इसको ऐसा रख दूं तो देखिए इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। फिर मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर भी जगह चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, h इसका गुणा इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x/√3। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ क्योंकि भाई अभी यहाँ पर दो अज्ञात वैल्यू है अपने पास x भी और, तो ये सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये इनके बीच रिलेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अब त्रिभुज कौन सा ले लेता हूँ, नाउ कौन सा त्रिभुज हम ले लेते हैं, PBC, त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज PBC। फिर तो भाई क्या ले लेते हैं, tan। क्यों tan ले रहा हूँ, फिर तो यदि आप अज्ञात बट्टे ज्ञात करते हैं, इसको मैं ज्ञात बोल देता हूँ, मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा h/x हो जाएगा कि नहीं। तो tan 60 लंब बटे आधार, तो h क्या है हमारे पास, ये देखिए लंब बटे आधार। तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू tan 60। tan 60 का मान तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, tan 30 का वैल्यू तो इतना था और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू x इंटू √3 मिल गया। इसको हम इक्वेशन क्या करते हैं, सेकंड, है ना, बात समझ में आ रही। तो h का वैल्यू हमको क्या मिल गया, x इंटू √3। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें h की वैल्यू तो यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 में h का मान रखने पर रख देते हैं। ये देखो यहाँ h है, इस h का मान क्या है ये, तो ये मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, क्या रख दे रहा हूँ भाई, x √3 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 40 माइनस x/√3। ये देखो h की जगह मैंने ये वाला मान रख दिया समीकरण 2 का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, चलो बताओ, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू व्हाट, 40 माइनस x हो जाएगा। इस x को इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर 40। तो x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, अबे 4x इक्वल टू 40 है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40/4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब ऑब्वियसली दूसरा मीनार है, उससे जो पास ये जो बिंदु है उसकी दूरी कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी 10। तो बची वाली दूरी कितनी है, तो ये इससे कितनी दूरी पर होगा, 30 की दूरी पर होगा। बात समझ में आ रही है। अब डायरेक्ट यदि मैं चाहूँ तो h का मान यहाँ से, क्योंकि x का मान निकल गया है तो h का मान मैं निकाल सकता हूँ। तो अब अतः देखो x का मान मिल गया है तो मैं h बराबर निकाल सकता हूँ। अतः क्या, बिजली के खंभे की ऊंचाई, बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो x√3 मतलब 10√3, ठीक है ना। ये x√3 है तो 10√3 ये हो जाएगी, ये हो गया h। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इतने मीटर। और एक बार देखिए यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिएगा। अब इनमें से जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं प्लीज़ उसको व्हाट्सएप में आप उसकी पिक भेज दीजिएगा तो मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इतने क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी है, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं घर पे, और मैं चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, थोड़ा सा नहीं समझ में आता है फिर से पूछें, ठीक है। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, करने में मज़ा आता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए और क्वेश्चंस को करके देखिए, बाकी क्वेश्चंस को करके देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से आप पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है वो उसको आप मुझे
एग्जाम्पल मैंने बार बार बोला है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज में आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो होगा, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको मुझे कमेंट करके बता देना है कि आपको बताना है नहीं बताना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो सारी चीज़ें मुझे आप बताएंगे, फिर मैं आपको वो सारी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर लेकर के हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।